आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो। नमस्कार श्रोता बंधु मु आरजे शुभश्री आपण सुनुछंती 90.4 सोवा रेडियो। स्वागत जणाई आरंभ करुछि आज स्वतंत्र कार्यक्रम अतिथि। श्रोता बंधु कुहा जाय चलचित्र हेउछि एमिति एक माध्यम जहा कला एवं कलाकार को दर्शकों हृदय सहित जोड़े। जो माने भल कला प्रदर्शन करि पारंती सेई माने ही दर्शक मानक हृदय रे राज करि पारंती। आज आम सहित सेमिति जणे खास अतिथि जोड़ी हेछंती। हुइतो तांको विषय रे जेते भी वर्णना कले से शब्दर अभाव पड़े जिवो। कहिबाकू गले से एकाधार रे जणे चलचित्र निर्देशक, चित्रनाट्य संलाप लेखक एवं मंच नाटक निर्देशक मध्य। आपण माने समस्त तांको खूब भल भाबरे जानिचंती। जणे चर्चित चेहरा, परदा पछर नायक कहिबाकू गले से ओडिसा पे मध्य अनेक काम करिसेंती। ता मध्यरु गोटे हिंट आपण मानकु दउछि। तो पई फिल्म रे मध्य से डायरेक्टर भाबरे काम करिसेंती। आपण माने मध्य सेही फिल्म को बहुत पसंद करथिले। ता बदल रे बहुत सारा प्रशंसा मध्य तांको देथिले। एवं ता सहित आउ गोटे कथा कहिबाकू चाहिबी। से तांकर निजर प्रथम जीवनर क्यारियर आरंभ करथिले शेखर कपूर द्वारा निर्मित चलचित्र बंडिट क्वीन रे से सह निर्देशक भाबरे मध्य काम आरंभ करथिले, जहा द्वारा से निजर गोटे स्वतंत्र परिचय मध्य सृष्टि करि पारिथिले। ता परठारु से निजर जीवन यात्रा रे केबे भी हेले अटकी नाहंती। तेबे आउ डेरी न करी आजिर अतिथिंकर नाटी मु कहि रखुछि। से होछंती अनिल दुबे। तेबे चलंतु तांको आजिर कार्यक्रम को स्वागत करिबा एवं तांको सहित कथा बापई मध्य आम सहित जणे खास अतिथि जोड़ी हेछंती। से मध्य जणे फिल्म डायरेक्टर राइटर चंद्रशेखर रथ। से मध्य निजर कला प्रदर्शन करी अनेक पुरस्कार मध्य पाइछंती एवं लोकमानकर भल पाइबा मध्य साउंडिछंती। तेबे चलंतु उभय को आजिर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर रथ 1997 बिजू पटनायक फिल्म इंस्टीट्यूट टेलीविजन से पास आउट सिनेमाटोग्राफी में, और मैं पिछले 25 साल से बॉम्बे में काम कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन दुनिया माया नगरी में काम करने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन मैं भगवान के पास बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे को वो मौका मिला। मैं अभी सोआ रेडियो 90.4 में आप सभी का स्वागत करता हूँ, और उसी के साथ में स्वागत करता हूँ मुंबई से आए डायरेक्टर मिस्टर अनिल दुबे, जो कि पिछले 25-26 साल से माया नगरी में अपनी चमत्कारिता दिखाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अनिल दुबे। नमस्कार। तो अनिल जी, आपको हमारे उड़ीसा में स्वागत है। धन्यवाद। उड़ीसा की संस्कृति के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लस उड़ीसा आपको कैसा लगा जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ये फिल्म लाइन माया नगरी, उसके साथ आपका कैसा रिश्ता रहा। दरअसल मैंने बचपन से ही रंगमंच करना शुरू किया था। थिएटर करता था, जिसमें बीवी कारंत, बंसी कौल, अलकनंदन जी, आलोक चटर्जी, जयन देशमुख जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और हमारा एक शो हो रहा था मृत्युंजय का NSD में, और वहाँ तिग्मांशु धूलिया और शेखर कपूर जी आए थे, और मुझे बुलाया था उन्होंने एक्टिंग के लिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में था। तो जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे रखा डायरेक्शन में। तो बैंडिट क्वीन से मेरे कैरियर की ऐसे शुरुआत हुई फिल्म नगरी में। फिर जब आए तो नेचुरल है कि बॉम्बे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको अपना घर चलाना ज़रूरी होता है और वहाँ स्टेब्लिश होना ज़रूरी होता है। तो पहला सीरियल शुरू किया, ज़माना बदल गया, रवि ओझा जी के साथ। और कुछ लक अच्छा था, कुछ भगवान की कृपा थी, बड़ों का आशीर्वाद था कि आते ही 3 दिन में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। और बस उसके बाद फिर लगातार चलते रहे। तो अब 30 साल हो गए हैं। 1994 में मैं बॉम्बे आया था बैंडिट क्वीन करने के बाद, और अभी 30 साल कंप्लीट हो गए हैं। इस दौरान जो सीरियल्स किए उसमें से कई सारे सीरियल आप लोगों ने भी देखे होंगे, जैसे चिड़ियाघर, लापतागंज, नीली छतरी वाले, हर शाख पे उल्लू बैठा है, खटमल इश्क, और ऐसे बहुत सारे हैं। स्टार प्लस का सबूत है। तो ऐसी कई सारे सीरियल्स करते रहे, वेब सीरीज भी की, और अभी कुछ प्लान चल रहे हैं जिसमें फिल्म, वेब सीरीज सब शामिल। तो सीरियल की दुनिया में आपको माना जा सकता है कि आप किंग डायरेक्टर हैं सीरियल की दुनिया में। नहीं, किंग तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा काम किया है, लोग जानते हैं, और इसीलिए अनिल की जगह बाबा के नाम से बुलाते हैं। क्या बात है। हाँ, आपकी चिड़ियाघर सीरियल, जो कि आपने मेरी जानकारी के हिसाब से 1500 एपिसोड के ऊपर आपने सीरियल को डायरेक्ट किया। हाँ, उसके मैंने सबसे ज़्यादा एपिसोड्स किए हैं। उसके अलावा नीली छतरी वाले के काफ़ी एपिसोड्स किए हैं,
जिसमें यशपाल शर्मा जी भी थे, और वो भी 2 साल लगातार जी टीवी पे बहुत अच्छा चला। और ऐसे कई सारे सीरियल्स लगातार करते रहे, तो कई अब एपिसोड्स गिनना भी नहीं हो पाता कि कितने कर लिए, लेकिन हाँ बहुत सारे एपिसोड्स किए। और 10 साल मतलब दिन रात सिर्फ सीरियल्स का ही काम करते रहे, क्योंकि फिल्म का काम जो किया वो तो टाइम बीइंग होता है कि हाँ इतने टाइम में एक फिल्म खत्म हो जाती है। दूसरा, आपने उड़ीसा के बारे में पूछा था, तो उड़ीसा 2005 में संयोग से आप ही मुझे लेके आए थे, है ना, और आप ही मेरे कैमरामैन भी थे, और हम लोगों ने पहली जो फिल्म की थी यहाँ पे तोपाई, तो उस वक्त बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसमें नए कलाकारों के साथ साथ सीनियर कलाकार भी यहाँ के बहुत अच्छे थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सीनियर थे, हाँ मनमत मिश्रा जी, मिहिर भाई, हर पटनायक जी, उन सबके साथ काम करने का बड़ा एक अच्छा वो रहा एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, यहाँ के कल्चर के हिसाब से आज भी मतलब वो संस्कार लोगों में सब में हैं जो जनरली अब दूसरे स्टेट्स में कम हो गए। शायद वो ऐसा होता है ना कि अब आजकल जो एकल परिवार आ गए, है ना, न्यूक्लियर फैमिली जो आ गई, तो संयुक्त परिवार खत्म होने की वजह से वो चीज़ें शायद संस्कार थोड़े कम होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आज भी वो हैं लोगों में, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने जिक्र किया फिल्म बैंडिट क्वीन का, और अभी सुनने में आया नहीं, हम लोग अभी देख भी रहे हैं, पिछले 5-6 साल से आप निर्मल पांडे जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही कमाल के अभिनेता थे निर्मल पांडे जी, 2010 में उनकी निधन हुई। और निर्मल पांडे बैंडिट क्वीन से लेके 2010 तक आपके साथ काफ़ी रिलेशन में रहे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ। तो आप बैंडिट क्वीन से लेके 2010 जो निर्मल पांडे जी का एक सफ़र रहा है, खास करके आपके साथ, कि आपकी और निर्मल भाई की क्या ऐसी स्मृति थी, क्या ऐसे यादगार चीज़ें हैं, तो हमारे दर्शक थोड़ा आपसे ये बात जानना चाहेंगे। दरअसल निर्मल भाई के साथ जो दोस्ती हुई बैंडिट क्वीन में, वहीं से कुछ ऐसा एक लगा ही नहीं कि हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम मिले, और एक अच्छा बॉन्ड बन गया। फिर जब बॉम्बे आ गए तो उनके साथ कई सारी चीज़ें, तब वो आए तो तुरंत व्यस्त भी काफ़ी हो गए थे, कई सारी फिल्में करने लगे थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम होता था कि वो हमेशा मेरे लिए टाइम निकाल लेते थे। और हम दोनों मतलब ज़्यादातर लोग हम दोनों को भाई ही मानते आए, सगा भाई मानते थे, और हम लोग रहे भी ऐसे ही। तो कहीं भी आना जाना, साथ काम करना, सिर्फ लोग उनकी एक्टिंग के बारे में जानते हैं, हमने उनके म्यूज़िक के बारे में भी जाना है, उनकी पेंटिंग्स के बारे में जाना। जब वो चित्रकारी करते थे बहुत अच्छी, हम दोनों ने मिलकर कुछ पेंटिंग्स की थी, अनफॉर्चुनेटली अब वो मेरे पास है नहीं, लेकिन बहुत अच्छी की थी। म्यूज़िक में उनका एल्बम निकला था टाइम्स से, उसमें गाया उन्होंने, कमाल का गाते थे। और हमेशा क्या होता था कि वो नए लोगों को कोई ना कोई उनकी हेल्प करना चाहते थे, नए लोगों की। तो नए लोगों की हेल्प करने के हिसाब से ही जब मैंने देखा कि कोई भी आता है जो उनको नहीं जानता, या उनके ऐसा नहीं है कि वो उत्तराखंड से आया इसलिए उसकी मदद करेंगे, वो देश के किसी भी हिस्से से आया हो, वो उसकी मदद करते थे, और आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करते थे। हम लोग बल्कि कई बार मैं बोलता भी था कि भैया आप जानते तो हैं नहीं इसको, तो कहते थे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मेरे कुछ करने से इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है तो हम क्यों ना करें। तो वो उनसे बहुत कुछ सीखा उस मामले में, और हंसी मजाक में वो कमाल के थे। ख़ास तौर से जैसे उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, वो पानी पूरी खाने के बड़े शौकीन थे। तो पानी पूरी जब भी खाते थे तो कभी बोलते नहीं थे कि एक प्लेट लेना, पानी पूरी वाला पूछ ले कितना खिलाना है, तो कहता था खिलाते रहो, गिनती तुम रखना, मैं खाता रहूँगा। ऐसे लगातार खाते थे। अच्छा, वो कभी किसी बड़े स्टॉल से नहीं खाते थे, जो रोड साइड लोग होते हैं उन्हीं से खाते थे। तो हमेशा ये कहते थे कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये रोड पे आए हैं, एक छोटा सा खोमचा लगा के बेच रहे हैं। तो ऐसी उनकी बड़ी अच्छी अच्छी आदतें थी। और बीच में उनकी कुछ तबीयत खराब होने लगी थी, उन्हें कुछ शुगर का प्रॉब्लम आ गया था, तो डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आई साइट पे भी असर पड़ सकता है। तो वो जिस दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ, उस समय वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे थे, और उस दौर में अचानक उनको एक साइलेंट अटैक आया, जिससे 2010 में उनकी जब डेथ हुई, तो उस समय उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि पीठ में दर्द है मेरे। उन्हें ये नहीं पता था कि हार्ट अटैक हो रहा है, उन्होंने कहा था पीठ में दर्द हो रहा है। और उसी दिन कुछ ऐसा था कि डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे थे, लिफ्ट खराब थी, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें धीरे धीरे कर वो उठने को तैयार नहीं थे।
जब उनको उठा के हम ले जाने लगे तो उनकी डेथ हुई। और फिर 2010 से लेके 2020 तक मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या और कोई उनकी याद में कुछ करेगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और कोरोना का जब टाइम आया, वो पेंडेमिक वाला पीरियड, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हर आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, हर आदमी परेशान है क्योंकि सबके काम रुक गए हैं, घर में भी आदमी बंद होके करेगा क्या। तब ये ख्याल आया कि मेरे साथ मेरे एक और दोस्त हैं रविंद्र चौहान, उन्होंने भी कहा कि सर हम कुछ करें क्या। तो मैंने कहा कि हम एक करते हैं निर्मल भाई की याद में फिल्म फेस्टिवल। तो हम लोगों ने ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया 2020 में। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। और जब हमने उसके फिल्म फेस्टिवल को हमने पूरा ऑनलाइन रखा फेसबुक पे, उसमें काफ़ी लोग आए, ऑनलाइन काफ़ी लोग ऐड हुए और काफ़ी लोगों ने उसको देखा, जिससे थोड़ी हिम्मत आई। और मेरे दिमाग में ये था कि निर्मल पांडे जैसा आदमी जिसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, उस आदमी के बारे में हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते हैं। इस इंडस्ट्री में आने वाले नए कलाकार तक नहीं जानते हैं कई बार, तो उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए इसको मैंने एक घूमने वाला फेस्टिवल ऐसा रख दिया कि हर स्टेट में जाके हम इसे करेंगे। तो पहला हमने जो किया था वो उत्तराखंड में किया, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है। नैनीताल में किया हमने कुमायूं यूनिवर्सिटी के साथ। सेकंड हमने किया लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ उनकी ससुराल रही। सेकंड मैरिज जो हुई थी उसमें लखनऊ उनकी ससुराल रही, तो वो भी उनसे जुड़ा हुआ था। फिर भोपाल मेरी वजह से उनसे जुड़ा हुआ था, मध्य प्रदेश। उड़ीसा हम ये कह सकते हैं कि आपकी वजह से और मेरी वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ था। और खासतौर से उनकी फिल्म दायरा, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का, वो उड़ीसा में ही शूट हुई थी। तो उनका उड़ीसा से बहुत पुराना रिलेशन था, इसीलिए है। और बीजू पटनायक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में करने के पीछे ये दो रीजन है कि एक तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी लाइन में आना चाहते हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ से सारे टेक्निकल लोग निकलते हैं। फिल्म में लोग सिर्फ एक्टर्स तक ही सीमित रह जाते हैं। टेक्निकल लोगों को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता नहीं है, या लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल लोगों को के बीच में ऐसा फेस्टिवल होना और उनके बीच में बॉलीवुड हॉलीवुड के लोगों का आना और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बस इसीलिए वहाँ का प्लान किया। तो आपने देखा होगा, अभी सुना कि अनिल जी ने जैसा बताया कि निर्मल पांडे एक ऐसे लौते कलाकार हैं पूरे विश्व में जिनको दायरा पिक्चर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और दायरा पिक्चर हमारी उड़ीसा की खुशनसीबी है कि उड़ीसा में शूट हुई और हमारे इंस्टीट्यूट के सीनियर भी उसमें काम किए। और उड़ीसा को इस फेस्टिवल को लाने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी इंस्टीट्यूट, जो मैं भी खुद बीजू पटनायक फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, तो कुछ बच्चे वहाँ पे एक मास्टर क्लास के द्वारा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनको। दुनिया भर से जब फिल्में आएंगे उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो रीजनल फिल्म से हट के थोड़ा वो लोग इंटरनेशनल फिल्म की ज्ञान प्राप्ति भी करेंगे। आई थिंक ये एक चीज़ें होगा। अभी अनिल जी हमें ये बताइए कि उड़ीसा, मतलब आपके हिसाब से आप पिछले 20 साल से उड़ीसा को जानते हो, उड़ीसा में आपका आना जाना लगा रहा है। तो हमने सुना था कि बीच में आप जगन्नाथ संस्कृति के बारे में कुछ बताएं, और अभी सुना कि आप कल ही शायद जगन्नाथपुरी जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए हैं। देखिए, जगन्नाथ जी के बारे में मतलब क्या कहें, उनके बारे में तो शब्द कहना ही वो है। बस उनका आशीर्वाद बना रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब शुरू में हम लोग जब तक पुरी नहीं आए थे तब तक काफ़ी सुना करते थे जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कहानियाँ सुना करते थे जो बहुत फैसिनेट करती थी। लगता था कि हाँ भाई, उनकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, है ना। तो मैंने उनके पास जाके यही देखा कि उस मंदिर में जाके जब भी आज तक हाथ जोड़ के मांगना क्या है, सिर्फ हाथ जोड़ के आप उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनको अपने आप पता चल जाता है और वो हर चीज़ पूरी कर देते हैं। और बस उसी का परिणाम, इसीलिए कल वहाँ भी गया था मैं। और लिंगराज मंदिर के भुवनेश्वर में भी दर्शन किए, जो हरि और हर का मंदिर कहलाता है। तो मुझे लगता है कि टेम्पल सिटी में हैं हम, और थोड़ा सा आप अपने धर्म से, अपनी चीज़ों से जुड़े रहें तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिलती रहती है। चलिए, तो आपने संस्कृति के बारे में बताया, जगन्नाथ जी के बारे में बताया। अभी आप भोपाल से हैं, नवाबों की शहर से हैं। तो नवाबों की शहर में मान्यता ये रहे कि वहाँ पे खान पान भी नवाबों स्टाइल का होता है।
आपने लखनऊ में फेस्टिवल किया तो वो भी एक खाने पीने का शहर था। वो भी नवाबों का फिर शहर। आपने नैनीताल में शूट किया तो वहाँ पे खाने पीने मतलब ऑल द हाइजेनिक फूड बोला जाता है कि पहाड़ी इलाका में मिलता है, लेकिन हमारा उड़ीसा भी खाने पीने के मामले में बहुत फेमस है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी क्योंकि आप गए हैं तो वही एक लौता भगवान है जो कि 56 तरह का भोग उनको लगता है, इसलिए उनको 56 भोगी भगवान बोला जाता है। तो उड़ीसा का खाना पीना, इधर का मतलब कल्चर के साथ साथ इधर का जो खाने पीने के बारे में आपका क्या कहना है? खाना पीना यहाँ का बहुत अच्छा है। एक तो बहुत टेस्टी है, दूसरी बात बहुत रीजनेबल है। मतलब दूसरे स्टेट्स में जब आप जाते हैं और कुछ खाते हैं तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि हम जब 2005 में आए थे फिल्म के लिए, तब से लेके अभी तक में बहुत ज़्यादा अंतर आया ही नहीं किसी चीज़ में। और टेस्ट है, मतलब यहाँ के आप छोटे से स्टॉल पे अगर कुछ खाते हैं तो भी, और बड़े रेस्टोरेंट में भी जाके खाते हैं तो बहुत मतलब जैसे बड़ा है, घुगनी है ना, वो है, वो सब इतनी टेस्टी बनती हैं, है ना, दही बड़ा है, तो वो सब इतना अच्छा लगता है कि मतलब उसके सामने खाने की तो आप कहीं और तुलना कर नहीं सकते। यहाँ मैंने देखा कि 50 रुपये और 100 रुपये में जो थाली मिलती है, अगर आप किसी दूसरे शहर में चले जाएं तो वैसी थाली मतलब उस स्वाद के साथ नहीं मिलेगी। और जगन्नाथ जी की तो खैर महिमा ही अपार है। वहाँ जाके अगर आप आनंद बाजार से जब खाते हैं तो आप छोटी सी डबुलिया लेते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो इतने से में क्या खाएंगे, लेकिन जब खाना शुरू करते हैं तो वो खत्म ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि यार ये खत्म कैसे होगा। तो वो जो एक है वो मेरे ख्याल से पूरे उड़ीसा में वो कृपा बनी हुई है जगन्नाथ जी की। तो ये उड़ीसा का भगवान जी का महिमा है उड़ीसा वासियों के ऊपर, क्योंकि खाने पीने को हम लोग फूडी लोग हैं बोला जाता है, खा जाते हैं, बहुत कुछ खा लेते हैं हम लोग। तो अभी अनिल जी अभी आपने कहा बॉलीवुड का आपने दौरे के बारे में बताया, आपने निर्मल भाई का बताया। अभी ये फेस्टिवल को आपकी भविष्य में आप इसको कहाँ तक देखना चाहते हैं, किस हिसाब से इसका रूप रंग को आप किस तरह और देखना चाहते हैं कि इसके रूप रंग में बहुत सारे निहार आ जाए? मैं असल में ये चाहता हूँ कि मतलब जो प्लान किया है उसके हिसाब से ये कि आज हम अगर जैसे बीजू पटनायक फिल्म इंस्टीट्यूट के बच्चों को अगर हम ये कहते हैं कि आपको एक हम 4-5 सब्जेक्ट दे रहे हैं जिस पे आपको शॉर्ट फिल्म्स बनानी है, तो आज वो बच्चे बनाएंगे, हम उनके बीच में भी एक कॉम्पिटिशन रखेंगे। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे हम कलकत्ता जाएंगे या हम रांची जाएंगे या हम और देश के दूसरे स्टेट्स में जब जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे ये फेस्टिवल उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाए जहां से निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल और निर्मल पांडे स्मृति न्यास बच्चों को अपनी तरफ से, जो स्टूडेंट्स हैं मास कम्युनिकेशन के या मीडिया में आने वाले जो बच्चे हैं, उन्हें खुद प्रोड्यूस करने के मतलब खुद प्रोड्यूस करे उनकी शॉर्ट फिल्म्स को, उनकी फिल्म्स को, और उनकी वो हेल्प करे, ताकि वो प्लेटफॉर्म जो निर्मल भाई देना चाहते थे वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं उन लोगों को मिले और हम इतने सक्षम हो पाए। उसमें मतलब भगवान की भी का आशीर्वाद भी चाहिए और सारी जिस स्टेट में हम जाते हैं वहाँ के लोगों का सहयोग मिल जाता है और ज़्यादा मिले, ताकि हम उस लेवल तक पहुँच जाएं जहाँ हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म इस लेवल पे दे पाएं जहाँ से उनको अपने करियर को शुरू करने के लिए बहुत मदद मिल सके। ऐसा प्लानिंग है। जैसे आपने माया नगरी में 27 साल से 30 साल बिता चुके हैं, हमारी ये जो फिल्म लाइन बोला जाता है कि स्ट्रगल की लाइन है बहुत सारा, बट ऐसे भी इंग्लिश में कहावत है एवरी डे इज ए स्ट्रगल डे एंड एवरी डे शुड बी ए लर्निंग डे। तो 30 साल का संघर्ष, एक मुकाम तक पहुंचना, ये इंसान अकेला नहीं कर सकता। इसके पीछे पारिवारिक सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट और बहुत सारे, क्योंकि मुंबई लॉबी में चलती है, आपको भी पता है मुंबई इंडस्ट्री चलती है लॉबी के साथ, आप किस लॉबी से बिलोंग करते हैं उस लॉबी के हिसाब से आपको काम मिलता है। तो ये 30 साल के सफ़र में आपका परिवार, आपके दोस्त लोग, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स और आपकी कौन सी लॉबी आपको क्यों, थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार का सहयोग सबसे बड़ा है, क्योंकि हम लोग जब भोपाल में थे, जब वहाँ से मुंबई आने का फैसला किया, तो उस समय अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मुंबई आने के बारे में सोच ही नहीं पाते। अगर ऐसा होता कि नहीं भाई आपको तो यहीं रह के कोई काम करना है और यहीं रह के कमाना है, तो आपका मुंबई जाना मुश्किल था। लेकिन परिवार का सबसे बड़ा सहयोग रहा, मम्मी पापा, वाइफ, बच्ची, बहनें, सबका बहुत सहयोग रहा। उसके अलावा दोस्त, जो बहुत खास दोस्त होते हैं, उन लोगों ने बहुत मदद की, हमेशा हर वक्त वो खड़े रहे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। आप
आपको बाकी कोई सपोर्ट मिले नहीं मिले, अगर कोई आपके कंधे पे हाथ रख देता है तो आपको लगता है कि हाँ मेरा कोई है। फिर मुंबई आए तो मुंबई में जैसे निर्मल भाई या और जितने भी दोस्त रहे, प्रोफेशनल दोस्त भी जो बने, वो इतने अच्छे रहे कि कभी लगा ही नहीं कि वो प्रोफेशनल दोस्त हैं, हमेशा बिल्कुल दिल में समा गए। इन सबके साथ साथ लॉबी तो हम क्या कहें, मतलब जब काम करते आए तो जैसे रवि ओझा के ग्रुप में काम कर रहे थे, तो रवि जी के ग्रुप में लगभग 3 से 4 साल लगातार काम किया और अच्छा काम किया सब लोगों ने, तो नो डाउट उन्हीं के साथ काम करते रहे। फिर जब हम राकेश चौधरी वगैरह के साथ आए तो उनके साथ काफ़ी काम किया। पिछले वक्त में जरूर हाँ ये बात आई थी कि जब हम चिड़ियाघर वगैरह करने आए तो तब एक ऐसा ग्रुप मिला जहां पे 10 साल लगातार हम लोग डे नाइट सब लोगों ने साथ काम किया। तो कुछ लोग जो ये ग्रुपिज्म की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, वहां पे ये हो गया कि अरे शायद ये उस ग्रुप के, तो वो तो होता है। और अपनी इंडस्ट्री में क्या है, सबसे बड़ी बात है, जो नए बच्चे भी आते हैं उन्हें भी मैं यही कहता हूँ कि एक तो पेशेंस लेके आए, दूसरी बात अनसर्टन लाइन है, तो आपको पता है कि यहाँ आपको डेली कुआं खोदना है और डेली पानी निकालना है। यहाँ आपको कोई इनकम ऐसी तो है नहीं जो हमेशा रहेगी, तो हर एक प्रोजेक्ट खत्म करना और उसके बाद फिर जीरो से उसकी शुरुआत करना, ये है। लेकिन इसका एक अलग मजा है, कम से कम हम लोग वो 10 से 5 वाले जॉब में नहीं है, तो अपनी मन मर्जी के मालिक, जब हमें काम करना होता तब करते हैं और जितने घंटे करना हो उतने घंटे करते हैं, और जब नहीं करना हो तो आराम भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपनी लाइन की अच्छाई भी है और कहीं ना कहीं लोगों को बुराई भी लगती है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। आखिरी सवाल मैं एक पूछूंगा, रेडियो जब से टेलीविज़न नहीं आई थी, इस दुनिया में भी नहीं आई थी, भारतवर्ष में 1982-83 में टेलीविज़न आया, तो रेडियो के ऊपर सारे लोग डिपेंडेंट होते थे। चाहे रात को सोने से पहले थोड़ा गाना सुनना, या सुबह खेत में जाते टाइम भी बैटरी वाला रेडियो ले लेना, कभी फौजी भाइयों की गाना, ये गाना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या लगा कि जैसे ही टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर आने के बाद फिर आपके सोशल मीडिया ये सब आने के बाद लोगों को लगा था कि रेडियो खत्म। और अभी रेडियो का माध्यम आज भी इतना पावरफुल है कि लोग जाते टाइम गाड़ी में रेडियो इंटरव्यू सुन लेते हैं, ये लेते हैं। तो ये जो जनरेशन गैप होता है, फिर जनरेशन चेंज होता है, तो ये हमारी जो फिल्म लाइन है और उसका क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या रेडियो कितना पावरफुल है आज की मीडिया में? क्योंकि आप एक रेडियो स्टेशन में बैठ के ही इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं, रेडियो हमेशा से पावरफुल है। जैसे लोग धीरे धीरे ये कहते हैं ना, मैं इस बात से थोड़ा सा अलग जाके भी एक बात कह रहा हूँ पहले। जैसे लोग कहते हैं ना पेपर अब खत्म हो गए, अखबार पढ़ने का एक संस्कार ही चला गया, डिजिटल हो गया, सब डिजिटल हो गया, लेकिन फिर भी अखबार की वैल्यू आज ज्यादा है। सेम चीज रेडियो के साथ है। रेडियो अगर याद है मुझे, जो बचपन के दिन याद है जब हम लोग रेडियो लगाया करते थे और उसमें विविध भारती पे हम मोदी के मतवाले राही एक प्रोग्राम आया करता था जिसमें इंस्पेक्टर ईगल आता था, ऐसे बहुत सारे, हवा महल आता था, प्लेज आते थे, है ना, प्लेज आते थे, और गाने तो आते ही थे। तो गाने भी अलग अलग आते थे, जो करंट चल रहे होते थे वो गाने भी आते थे और ओल्ड सॉन्ग्स भी आते थे। तो रेडियो तब से सबके जहन में है। जब टीवी आया तो टीवी लोगों ने पहले देखना शुरू किया। आज टीवी की हालत यह है कि वो रेडियो की तरह एक चैनल लगा रहता है आपके घर में और आप सारे काम करते रहते हैं। बहुत कम होता है जब आप पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर उस चीज को देखते हैं, वरना टीवी के साथ भी ये हो गया है। मोबाइल के साथ तो अब हो ही गया, मोबाइल आप हर जगह लेके जाते हैं, लेकिन रेडियो मुझे ये लगता है कि एक ऐसा सशक्त मीडियम है जो, जैसे आपने कहा ना कि जब बहुत बिजी होता है आदमी, उसके पास कोई टाइम नहीं है, टीवी नहीं देख सकता, वो मोबाइल पे लगातार सोशल मीडिया पे नहीं रह सकता है, तो वो गाड़ी में आते जाते रेडियो इसीलिए लगाता है ताकि उसको जानकारी भी मिले और उसका मनोरंजन भी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेडियो कभी खत्म नहीं हो सकता। रेडियो की वैल्यू हमेशा ऊपर ही रहेगी कि उससे उसको समाचार भी मिल जाते हैं, जो न्यूज़ उसको चाहिए, उसको म्यूजिक भी मिलता है जिससे उसका मनोरंजन हो जाता है, और साथ साथ इंटरव्यूज या दूसरी चीजें सुन के उनकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ती है। तो आपने सुना अनिल दुबे जी जो बॉम्बे से आए, बहुत प्रसिद्ध निर्देशक हैं। इन्होंने आज 90.4 रेडियो में आके अपने बारे में बहुत सारी जानकारी दी, अपनी फिल्म लाइन की स्ट्रगल के बारे में बताया, अपनी फिल्म लाइन के सफ़र के बारे में बताया। धन्यवाद अनिल जी, आप हमारे सोआ रेडियो में आए और हमारे साथ अपनी कीमती वक्त। आपका और सोया रेडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
श्रोता बंधु आशा करुछि आपण समस्त को आज स्वतंत्र कार्यक्रम अतिथि आपण समस्त को पसंद आसीथिबो। कुहा जाय संघर्ष ठारू आरंभ करी सफलता जाय मनिषर प्रत्येकटी समय होछि मूल्यवान एवं ताहा समस्तंक पई मध्य गोटे गोटे प्रेरणा। से चलचित्र जगत हेउ बा लेखालेखी बा अन्य किछि भी हे पारे आमे सबुथरु किछि ना किछि सिखिबा निहाती आवश्यक। वर्तमान तो समय इशारे देलानी आजिर कार्यक्रम को एठी समाप्ति करबाकू ता सहित आजिर अतिथि को मध्य विदाय दबाकू मु पुणी थरे आपण मानकु भेटी देबी एही कार्यक्रम रे आउ जणे नुवा अतिथि को। सेथि पर्यंत सुनुथांतु 90.4 सोवा रेडियो।